देखिए, या तो आप पत्रकारिता में खुद को निष्पक्ष ना बताएँ और अगर आप खुद को ये बोल रहे हैं कि भैया हम निष्पक्ष हैं, तो अपनी बातों को ज़रा इस तरीके से करें कि लोगों को ये समझ में ना आए कि आप किस तरह के हैं। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, उसके बाद रवीश कुमार का पोस्ट जो है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा में रहने का कारण क्या है कि उस पोस्ट को पढ़ के आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि भाई साहब का इंक्लिनेशन किस तरफ है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार 8 फरवरी को हिंसा हुई थी। थाना फूंक दिया गया था, पेट्रोल पंप जला दिया गया था, महिला पुलिस कर्मियों को घायल अवस्था में इलाज कराते हुए वीडियो सामने आए थे, पत्थरबाजी हुई थी, गोलीबारी हुई थी और 6 जिलों के पैरामिलिट्री के अलावा इंडियन आर्मी को तक बुलाना पड़ा था। हल्द्वानी का बनभूलपुरा अवैध अतिक्रमण के लिए कुख्यात है, जहां पर 4000 से भी ज्यादा घर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए। इतनी हिंसा हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीटीवी के पत्रकार रह चुके रवीश कुमार, जो कि अब यूट्यूबर हैं, वो दंगाइयों के बचाव में उतर आए। रवीश कुमार को दुख है कि हल्द्वानी में 6 लोगों की मृत्यु हुई और 300 घायल हैं। उनका कहना है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को बलभुलपुरा जाना चाहिए और वहां ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। रवीश कुमार को वहां जो भी कुछ हुआ, उसमें कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं उन्होंने किस रंग का चश्मा आखिर लगा के रखा है। डीएम वंदना सिंह ने स्पष्ट किया है कि भीड़ में न सिर्फ थाने को जलाने की कोशिश करी, बल्कि पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया। रवीश कुमार जैसे तथाकथित पत्रकारों को यही तरीका आता है। भाजपा शासित राज्य में कुछ गलत हो तो सरकार की आलोचना करो, अपराधियों पर कार्रवाई हो तो उन अपराधियों को ही पाक साफ बताकर अपनी बात को क्लियर कर दो। रवीश कुमार इस समय भी यही कर रहे हैं, दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, आग और भड़के इसकी जुगत कर रहे हैं। दंगों के बीच विपक्षी नेताओं को कहीं डेरा डालने के लिए कहने का आखिर मतलब क्या है? विपक्षी नेता जाएंगे तो उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके समर्थक वहां पर जुटेंगे, नारेबाजी होगी, विरोध प्रदर्शन का माहौल बनेगा, प्रशासन पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये सब करवा के रवीश कुमार आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? उनको तो बस ये लग रहा है कि कैसे भी विपक्ष आकर इस मौके पर अपनी गर्म रोटियां सेक ले। जो इलाका पहले से ही हिंसा का अड्डा बना हुआ है, उसे अब राजनीति का अड्डा आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या वो अपने साथी राजदीप सरदेसाई की तर्ज पर गिद्ध पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? रवीश कुमार लिखते हैं कि कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और हो रहा है। ऐसा करके वो उस न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं जिसके आदेश पर प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वहां पर मुस्लिम कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया, जबकि डीएम वंदना सिंह का कहना है कि वो संरचनाएं धार्मिक के रूप से पंजीकृत थी ही नहीं। ऐसे में क्या रवीश कुमार अवैध अतिक्रमण का समर्थन कर रहे हैं? भारत का विपक्ष जब अभी के संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आता है, उसे आग भड़काने की सलाह देना आखिर कितना ज्यादा मतलब सही रहेगा, आप खुद ही बताएं। रवीश कुमार का आरोप है कि चुनावी ध्रुवीकरण हो रहा है। उनका कहना है कि मेजॉरिटी आबादी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के सहारे है, यानी कि अवैध अतिक्रमण हटा करने वाले मुस्लिम, हिंसा करने वाले मुस्लिम, लेकिन दोष मेजॉरिटी हिंदुओं का। जब राष्ट्रपति भवन के इफ्तार पार्टी होती थी और एनडीटीवी के कार्यक्रम होते थे, तब इस ध्रुवीकरण की याद इनको आई नहीं। क्या हिंदू मूर्ख है? रवीश की माने तो मुस्लिम समाज संविधान का कोई अनुच्छेद पढ़कर उसके हिसाब से अतिक्रमण और हिंसा करता है, जबकि इसका विरोध करने वाला हिंदू पागल है। क्या अवैध अतिक्रमण का विरोध करने का मतलब गोदी मीडिया से प्रभावित होना या फिर व्हाट्सएप के संदेशों के हिसाब से अपनी एक ओपिनियन को बनाना है? या फिर हिंसा का विरोध करने वाले वाकई में पागल हैं और हिंसा करने वाले एकदम पाक साफ? रवीश कुमार युवाओं को भड़का रहे हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। भारतीय सेना के अग्निवीर योजना के खिलाफ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही माहौल बनाया था, लेकिन इस गिरोह को अफसोस है कि देश में आग क्यों नहीं लगी। अब ये युवाओं से नाराज हैं कि हिंसा क्यों नहीं तेज हो रही। रवीश कुमार को हिंदी समाचार पत्रों से भी शिकायतें हैं। उनमें मस्जिदों के बीच मंदिर होने की खबर होती है, जिससे रवीश को समस्या है। क्या रवीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए अब इतिहास बदल दिया जाए? अगर बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर था, तो क्या एक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए इसे बदल दिया जाए? आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद के शोध में भी यही मिला। के मोहम्मद भी इनको झूठे लगेंगे। काशी, मथुरा या फिर भोजशाला जैसे ऐसे कई मंदिर हैं जिन पर की कब्जा किया गया है। इस पर बात क्यों ना हो? जब इतिहास के सारे तथ्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तो फिर समस्या क्या है? रवीश कुमार को इन सब में कहीं ना कहीं वोट बैंक दिखता है। रवीश कुमार ने तो इस पोस्ट में अदालतों तक को सांप्रदायिक बता दिया। उन्होंने इसे अदालती सांप्रदायिकता करार दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उनकी नजर में क्लीन है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से इस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। कल को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी वो इसी तरह से दायरे में खड़ा कर दे। मतलब निचली अदालतों को खत्म कर दिया जाए। रवीश को हर उस व्यवस्था और व्यक्ति से दिक्कत है जो किसी भी प्रकार के तुष्टिकरण के हिसाब से काम नहीं करता है। रवीश कुमार को घायल पुलिस कर्मियों के चेहरे पर किसी प्रकार के धब्बे नजर नहीं आते।
उन्हें थाना और पेट्रोल पंप फूकने वाली भीड़ नजर नहीं आती, उन्हें पत्थरबाजी करती हुई भीड़ नजर नहीं आती, उन्हें मजहबी इरादे रखने वाले लोग नजर नहीं आते। दिखते भी होंगे तो शायद वो उनका बचाव ही करेंगे। रवीश कुमार को सरकारी जमीन पर कब्जा ठीक लगता है। रवीश कुमार को यह भी ठीक लगता है कि हिंसक भीड़ महिलाओं बच्चों को आगे करके ढाल बनाती है। रवीश कुमार को यह नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित कई सारे तीर्थ स्थल हैं और वहां पर अमानुषिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती। असल में रवीश कुमार इतिहास को नकार देना चाहते हैं, वर्तमान को नकार देना चाहते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया। नहीं, दिल्ली और यूपी में कई मंदिरों को भी हटाया गया जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का ही हिस्सा थे। कहीं किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। झंडेवालन मंदिर ने तो खुद अपना गेट तोड़ा, प्रशासन के साथ सहयोग किया, लेकिन मस्जिदों मजारों के नाम पर अवैध अतिक्रमण की इजाजत आखिर क्यों दी जाए, इसका जवाब कई भाई साहब दे पाएंगे? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।